हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एएस कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अमित सर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान में फ्रांस की क्रांति। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी एक एक प्रश्नों पर मैंने चर्चा की थी और आपको बताया भी था कि जो है इन सभी प्रश्नों के जो है आंसर मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो आज मैं फर्स्ट जो पहला प्रश्न आपका था फ्रांस की क्रांति, तो उन सभी पे फ्रांस की क्रांति का पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं कि 4 नंबर में आएगा तो किस प्रकार लिखेंगे और 6 नंबर में आएगा तो किस प्रकार से लिखना होता है, और यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको भी हम जो है यहाँ से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आएगा कि फ्रांस की क्रांति। तो यहाँ से अन्य प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि फ्रांस की क्रांति का अर्थ क्या है, कि फ्रांस की क्रांति का उदय कब से हुआ है, फ्रांस की जो क्रांति है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, फ्रांस की जो क्रांति है उससे अन्य राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इनसे अनेक प्रकार की जो है, या लुई 16वां करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां का क्या मत था या क्या उसका प्रभाव पड़ता था। ठीक है, इन सभी पर अन्य प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को जो है हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्या है, तो फ्रांस का तत्कालिक तानाशाह क्या है, फ्रांस का तत्कालिक तानाशाह लुई 16वां एवं उसकी विवेकहीन रानी इस व्यवस्था के पक्षधर थे। इनकी पुरातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस में सन 1889 ईस्वी में क्रांति का उदय होता है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चले कि फ्रांस की क्रांति का उदय कब होता है, तो सन 1889 ईस्वी में होता है। और जो ये फ्रांस की क्रांति इसमें मुख्य पक्ष कौन निभा रहा होता है, तो लुई 16वां और उसके विवेकहीन रानी, ये उस व्यवस्था के पक्षधर थे। फ्रांस की क्रांति में क्या होता था, असल में जो फ्रांस की क्रांति है जिसमें ये लुई 16वां और विवेकहीन इनकी रानी जो थी, ये अन्य प्रकार से जो है जनताओं पर अत्याचार करते रहते थे। ठीक है, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब अन्य प्रकार के कर लगाना, अन्य प्रकार की जो है क्या करना है, अत्याचार करना जनता पर, बहुत प्रकार के थे। तो प्रश्न बनेगा जो है फ्रांस की क्रांति का अर्थ क्या है, तो मैंने बता दिया, या फ्रांस की क्रांति का उदय कब से हुआ, या फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां का क्या पक्ष रहा। तो उन सभी को मैंने चर्चा किया है कि सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि फ्रांस की क्रांति, हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे फ्रांस का तत्कालिक तानाशाह लुई 16वां एवं उसकी विवेकहीन रानी इस व्यवस्था के पक्षधर थे, और इनकी पुरातन जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए इस क्रांति का उदय होता है सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछेगा कि फ्रांस की जो क्रांति है उसका उदय कब हुआ, तो आप अच्छे से प्यार से जो है एक आंसर दे पाएंगे कि सर 1989 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति का उदय हुआ था। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ये बना, लुई 16वां जो है वो किस क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो हम बताएंगे कि सर जो लुई 16वां है वो हमारी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, तो जो फ्रांस की क्रांति थी, लुई 16वां और उसकी विवेकहीन रानी जो थी, फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें उसके व्यवस्था के पक्षधर दिखते थे। ठीक है, अगली बात यह है कि जो फ्रांस की क्रांति है इसका क्रांति का कारण क्या रहा, फ्रांस की क्रांति क्यों आई, इसका उदय कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है, तो मैंने बताया कि फ्रांस की जो क्रांति का कारण है इसके प्रमुख कारण हैं, अनेक प्रकार से कारण हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम देखेंगे सबसे पहला कारण जो है राजनीतिक कारण है और दूसरा नंबर आर्थिक कारण है। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति का उदय होने के लिए प्रमुख कारण है, जिसमें से राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। ठीक है, इन सभी एक एक जो है कारणों को हम देखेंगे। ठीक है, क्या है सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या है भाई, तो राजनीतिक कारण में सबसे नंबर 1 पर जो है राजाओं की मनमानी, ये हमारी हेडिंग रहेगी कि जो राजनीतिक कारण है उसमें राजाओं की जो है अपनी मनमानी चलती थी। मतलब जो जनता थी उसके प्रति कोई महत्व नहीं था, कोई कर्तव्य नहीं था, ये सब जो है राजा अपनी बात को मानते थे और अपनी बात से ही जो है संचालन करते थे अपनी जनता पर। ठीक है, अधिकारों का। तो क्या है फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक कारण में नंबर 1 राजाओं की मनमानी। राजाओं की मनमानी क्या है, फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे। वे राजाओं के अधिकार में विश्वास रखते थे, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे। ठीक है,
आप सभी को पता चल गया भैया। मैंने सबसे पहले फ्रांस की क्रांति को लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा कि जो फ्रांस की क्रांति के कारण हैं तो इसके प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 पर मेरा राजनीतिक कारण रहेगा। तो राजनीतिक कारण में क्या आएगा, तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले आया राजाओं की मनमानी, कि राजाओं की मनमानी किस प्रकार चल रही थी। तो फ्रांस के जो राजा थे वो एकदम स्वेच्छाचारी थे, मतलब अपने मन से ही सारी चीज़ों को चलाते थे, ठीक है, इसलिए वो निरंकुश थे, उन पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा था। और जो ये हमारे राजा थे ये राजाओं की ही बातों में विश्वास रखते थे, जो राजा कहते थे उन्हीं की बातों को जो है ये लोग मानते थे, ठीक है। तो ये जो राजा थे ये क्या करते थे, ये स्वयं को एक ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ये जानते थे कि जो ईश्वर का प्रतिनिधि मैं केवल हूँ, इसलिए क्या है, जो जनता थी उस जनता का मतलब क्या कर्तव्य है राजा का जनता के प्रति, तो अपना ये कोई कर्तव्य नहीं समझते कि जो हमारी जनता है उसको खुश रखना है, उसके जो दुख सुख है उन सभी में अपने साथ देना है, इस प्रकार की कोई भी कर्तव्य को ये नहीं रखते थे। तो एक तो प्रमुख कारण ये हो गया कि जो राजा थे वो अपनी मनमानी करते थे और जो जनता थी उसको कोई अधिकार नहीं दिए थे, अपने सारे अधिकार मानते थे कि ये करना है वो करना, इस प्रकार कर लगेगा। तो ये सारी जो है अपनी प्रकार की मनमानी करते थे, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक ये भी कारण है कि फ्रांस में क्रांति का उदय होना। नंबर दूसरे पर राजाओं द्वारा अपव्यय। ये राजाओं द्वारा अपव्यय क्या है, मतलब राजाओं द्वारा जो पैसा कर जो लगाते थे जनता पर, उससे जो वसूली कर करके पैसा लाते थे, उससे अपने निजी कार्यों के लिए क्या करते थे, अनेक प्रकार से मतलब अपव्यय करते थे, ऐसे ही पैसे खर्च किया करते थे। मतलब कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पैसा खर्च करते हुए जा रहे हैं, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि जनता की वो जो खून पसीने की कमाई थी, तो जनता की जो थी वो खून पसीने की कमाई थी, लेकिन जो राजा लोग थे उस पर 90 से 92% कर लगाते थे। तो जो भी पैसा होता था उनसे आधे से ज़्यादा तो कर वसूली करके ले लेते थे, और उसके बाद उन पैसों को वो अपने निजी कार्यों के लिए क्या करते थे, ऐसे ही समझ लो पानी के भाव से बहाते रहते थे, ठीक है। तो दूसरा है राजाओं द्वारा अपव्यय क्या है, राजा जनता पर नए नए कर लगाते थे, जिससे वसूल किए गए धन को वे मनमानी तरह से अपने अन्य कार्यों पर खर्च करते थे। राजा जनता के खून पसीने से कमाई गई धनराशि को अपव्यय करते थे। ये बात जनता से सहन ना हुई। एक ये भी उदय फ्रांस की क्रांति का उदय होने का कारण हुआ। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है कि फ्रांस की क्रांति का उदय कब से हुआ। इसका जो मेन पक्षधर था वो कौन था, लुई 16 और उसकी विवेकहीन रानी थी। और इसके बाद सबसे मैंने देखा कि कारण कितने थे, तो एक राजनीतिक कारण था, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ये देखा कि राजाओं की मनमानी, किस प्रकार राजा जो है अपनी मनमानी रखते थे, किन पर विश्वास रखते थे, क्या अपने आप को मानते थे। दूसरी बात मैंने देखा राजाओं द्वारा अपव्यय। अपव्यय का मतलब जनता के द्वारा जनता पर जो है अपने अधिकारों के द्वारा नए नए कर लगाते थे, और उन कर से क्या करते थे, जनता द्वारा जो कर वसूला जाता था उस धनराशि को अपने निजी क्षेत्रों के लिए क्या करते थे, निजी कार्यों के लिए पैसे को बहा देते थे पानी के भाव। ये जो बातें थी सारी ये जनता से सहन नहीं हो रही थी। तो इसीलिए एक ये भी एक कारण है कि फ्रांस की क्रांति का उदय होना। अगला, उच्च वर्ग की विशेष अधिकार। उच्च वर्ग मतलब जो अनेक प्रकार के जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनको अधिकार अलग प्रकार से दे रखे थे, और जो जनता के लोग थे उनको अलग प्रकार से दे रखे थे। मान के ये चलो, जैसे जो उच्च वर्ग मैंने बता दिया, इसमें क्या बताया है कि फ्रांस में कुलीन वर्ग तथा कैथोलिक वर्ग चर्च के पदारियों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, जिनके द्वारा वे आम जनता पर अनेक अत्याचार करते थे। अब हुआ क्या, इसमें उच्च वर्ग के विशेष अधिकारी थे, जो सबसे पहले कुलीन वर्ग और कैथोलिक वर्ग, ये दो वर्ग ऐसे थे, इनको एक अनेक प्रकार के जो है अधिकार दे रखे थे, जो अधिकार क्या है जनता को नहीं मिले हुए थे। तो इनके पास अधिकार ज़्यादा थे, तो ये अपने अधिकारों के माध्यम से जनता पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। और जनता चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, उसको कोई अधिकार नहीं देते थे। लोग ये क्या करते थे, ये सिर्फ अपने जो कुलीन वर्ग या जो अच्छे वर्ग के लोग व्यक्ति थे, जो बड़े उच्च वर्ग के लोग थे, उनको अनेक प्रकार के अधिकार दे देते थे, और जो जनता है वो चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, उनको किसी भी प्रकार का क्या है अधिकार नहीं देते थे, जिससे जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। मैंने देख लिया 3 कारण यहाँ राजनीतिक के कारण। सबसे पहले राजाओं की मनमानी, दूसरे नंबर पर मैं देखा राजाओं का अपव्यय, और तीसरे नंबर पर देखा उच्च वर्ग के विशेष अधिकार किस प्रकार दिए जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था यहाँ पर है जनता का आर्थिक शोषण। मतलब जो
उच्च अधिकारी लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे, ये क्या करते थे, जनता का शोषण करते थे। ये भी एक समस्या थी, तभी फ्रांस की क्रांति का उदय हुआ। किस प्रकार शोषण करते थे, तो राज दरबार के शान शौकत तथा उच्च वर्ग के विलासप्रिय जीवन हेतु धन प्राप्त करने के लिए आम जनता तथा कृषकों की आय का 80 से 92% तक करों के रूप में ले लिया जाता था। मतलब आप सोच के एक बार देखिए कि जो आप पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपये अगर कमा रहे हैं, तो उसमें से 80 से 92% मतलब 80 से 92 रुपया जो है वो कौन ले लेता था, राजा या उच्च जो कुलीन वर्ग वगैरह के लोग थे वो इन पैसों को ले लेते थे। तो पैसा बचा कितना भाई जनता के पास, 10 से 12 रुपए। तो जनता तो परेशान होगी ना, तो तक करों के रूप में ले लिया जाता था। करों को ऐसे भारी बोझ से जनता करा उठी। अब जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी, क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा जनता करती थी। मेहनत जनता करे और उसका बेनिफिट फ़ायदा कौन उठा रहा है, उच्च वर्ग के लोग। वो 80 से 90% कर लगा दिए, उसका पैसा अपना वसूल कर लेते थे। ये भी एक फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण था। दूसरा, उच्च वर्ग करों से मुक्त। मतलब कुछ ऐसे जो कर लगाते थे ये लोग, तो कर भी बड़े अन्य प्रकार से लगाते थे। मतलब जो जनता है उस पर कर लगाते थे, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उन पर ये कोई जो है क्या है, कर नहीं लगाते थे। तो जनता इससे भी परेशान भाई थी, अगर कर लगाना है तो सभी पे बराबर लगाइए। तो यहाँ पर बताया है कि उच्च वर्ग करों से मुक्त। फ्रांस में उच्च वर्ग तथा पदारियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जबकि आम जनता करों के भारी बोझ से दबी जा रही थी। मतलब ये जो उच्च पदाधिकारी लोग थे उन पर कोई कर, किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। जो जनता बेचारा परेशान है पहले से ही, वो पहले से ही इतना परेशान है कि आप कर लगा रहे हो तो उस पर और ज़्यादा कर लगाते थे। और उच्च वर्ग के लोगों पर कोई प्रकार का कर नहीं है, तो जनता तो परेशान होगी। इसीलिए भारी बोझ से क्या है, जनता परेशान थी, दबी जा रही थी। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम या प्रभाव या महत्व, इस फ्रांसी की क्रांति जो हुई इससे क्या प्रभाव पड़ा, इसका महत्व क्या रहा पूरे जीवन में या अन्य देशों में, और इसका परिणाम क्या रहा जो ये फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे नंबर 1, संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मतलब जब ये सारे जो जनता थी, इस जनता ने एकदम, जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा से अंदर से भर गई सभी के अंदर। बहुत आर्थिक समस्याएं थी, अनेक करों से दबे हुए जा रहे थे। तो जब अनेक प्रकार की इनके अंदर जो है क्या हो, आक्रोश पैदा हो गया, तो ये इन्होंने फ्रांस की क्रांति, मतलब फ्रांस में एक क्रांति ला दी, सभी को मिला करेंगे। तो उस क्रांति से हुआ क्या, तो फ्रांस की क्रांति में हुई तो इनको जो थे, ये जो अपने वगैरह के जो कर लगा रहे थे, इन करों को मजबूर में होकर के हटाना पड़ा जनता की बातों पर। तो जब जनता इतनी आगे बढ़ी, जिससे ये जो लोग थे इनको मजबूर में होकर के उन करों को हटाना पड़ा। इससे अन्य देश के या अन्य राष्ट्र के भी लोग प्रेरित हुए कि मेरे देश में भी तो कर लग रहे हैं, अगर मेरे यहाँ की भी जनता इस प्रकार से करे तो मेरे यहाँ से भी कर हट सकता है। तो इसी प्रकार संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन प्रारंभ हो गया। और अगला, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। मतलब अनेक प्रकार से जो कर लग रहे थे उन सभी को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति में हलचल मचा दी। मतलब इन लोगों ने देखा कि जिस प्रकार की समानता है और एक साथ जो समानता के लिए लड़े, स्वतंत्रता के लिए लड़े और बंधुत्व, मतलब अपने साथ सभी लोग मिल करके जो है एक क्रांति को छेड़ा। उस क्रांति से इनको क्या हुआ, विजय की प्राप्ति भी हुई, जिससे जो अनेक देश थे, अनेक राष्ट्र थे, पूरे संसार में जो है राजनीतिक में एक हलचल मचा दी। तो अन्य प्रकार के जो राष्ट्र थे, देश थे, उन्होंने अपने पहले ही क्या कर लिया, अपनी राजनीतिक में आकर के पहले ही उन सभी चीज़ों में सुधार कर लिया कि इस प्रकार कर नहीं लगना चाहिए, कर कम लगना चाहिए। तो इससे बहुत सारे फायदे हुए कि अन्य प्रकार जो संसार राष्ट्र, पूरे संसार में अन्य प्रकार के जो राष्ट्र थे, देश थे, उन्होंने अपने करों में सुधार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरी फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई है। क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस की क्रांति किसे कहते हैं, फ्रांस की क्रांति का अर्थ क्या है, फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां का क्या पक्षधर रहा, फ्रांस की क्रांति का जो है संसार पर क्या प्रभाव पड़ा या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति के होने के कोई 2 प्रमुख कारण बताइए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को फ्रांस की क्रांति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके पास दूसरा प्रश्न लेकर के आएंगे जो मैंने उस दिन बता रखा था। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।